अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है अक्टूबर नवंबर 2023 और उसका वेरिएंट 12 डिस्कस करूँगा आपके साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है A solid substance is placed in a flask. ठीक है, the flask is gently heated and the temperature of the substance is recorded at regular interval. The diagram shows the graph of the temperature against time for this experiment. At which point does the flask contain both solid and a liquid? आ, आपको क्लास लेक्चर्स के अंदर बेटा हीटिंग और कूलिंग कर्व्स करवाए थे, तो ये वही चीज़ है। ये पूरा ये सॉलिड है बेटा, ठीक है। ये सॉलिड प्लस लिक्विड होगा, ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड प्लस गैस होगा। दैट्स इट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन के साथ हम लोग हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है लिक्विड और सॉलिड किस जगह पे होंगे, तो राइट आंसर मस्ट बी द बी। टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ड्रॉप इनटू द बीकर, ठीक है। आपने एक छोटा सा पीस सोडियम क्लोराइड का पानी में डाल दिया। उसके बाद बोल रहा है देर आर 4 स्टेजेस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल कोलाइड विद आइंस इन द क्रिस्टल्स, ठीक है। जाहिर बात है सोडियम क्लोराइड के अंदर आइंस होंगे और वाटर मॉलिक्यूल जाहिर बात है उन आइन के साथ कोलाइड भी करेंगे बिकॉज वो रैंडम मूवमेंट में होते हैं। देर आर 4 स्टेजेस थे। पहला हो गया कोलाइड विद क्रिस्टल लैटिस। द आयोनिक बॉन्ड्स इन द क्रिस्टल लैटिस ब्रेक, डेफिनेटली वो ब्रेक होगा तभी तो डिसॉल्व हो रहा है। तीसरी बात बोल रहा है द आइंस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, बिल्कुल मूव करेंगे until they are evenly spread out in the solution, ठीक है। सही कह रहा है, ऐसा ही होगा। जाहिर बात है आपके जो आइंस हैं वो इवनली स्प्रेड आउट होंगे पूरे उसके अंदर, ठीक है। मतलब हर जगह पे घूमेंगे फिरेंगे तो पूरा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा। फोर्थ बोल रहा है द आइंस कंटिन्यू टू मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन बट रिमेन इवनली स्प्रेड आउट, नहीं ना, इवनली स्प्रेड आउट नहीं रहेंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ठीक है वो इवनली स्प्रेड आउट रहेंगे बट थोड़ा थोड़ा इधर लेफ्ट ज़्यादा इधर कम, फिर वहाँ से इधर इधर जब एक्चुअली हो ये रहा होता है कि जब आप किसी यूँ समझ लिया डिफ्यूजन की एक एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होती है वहाँ से पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं वहाँ पे जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। और ये जो मूवमेंट होती है ये उस वक्त तक होती रहती है जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक इक्विलिब्रियम टाइप का आता है कि जितने पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं उतने ही पार्टिकल दूसरी जगह से एक जगह पे आ रहे होते हैं, तो वो इवनली मिक्सअप होते रहते हैं, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है एट विच स्टेजेस इज डिफ्यूजन अकरिंग। तो पहले तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स और फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। तो मसला ये है कि जो डिफ्यूजन होती रहती है वो उस वक्त तक कहलाएगी जब तक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। तो ऐसा मुझे सिर्फ ऑप्शन 3 में नज़र आ रहा है। दैट्स इट। आप चेक करें द आइंस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, अनटिल दे आर इवनली स्प्रेड आउट। जाहिर बात है ये जो इवनली स्प्रेड आउट होने तक की मूवमेंट होगी इसे डिफ्यूजन कहते हैं बेटा। सो डिफ्यूजन कहाँ हो रही है इन सारे प्रोसेसेस के अंदर, ऑप्शन सी में हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। W is ethene, X is air,
आयोडीन, वाई इज आयोडीन, जेड इज ब्रास, ब्रास का मतलब एलॉय, ठीक है, ये एलॉय होता है। अब आपको बोल रहा है विच रो इसका एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पूछ रहा है, तो हम पहले से अपना काम कर लें। ये कंपाउंड है इथीन, एयर मिक्सचर है, आयोडीन एलिमेंट होता है I2, और बेटा ये मिक्सचर होता है। तो W और Z मिक्सचर है, सॉरी X और Z मिक्सचर है, X और Z मिक्सचर है, W कंपाउंड है और Y आयोडीन है। अब हम ढूंढेंगे W इज कंपाउंड, ठीक है, तो W कंपाउंड में कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, ये देखिएगा, ओके। उसके बाद X और Z जो है वो मिक्सचर है, तो X और Z मिक्सचर, ये मिक्सचर है, ये रहा। और बेटा Y एलिमेंट है, ये रहा। मुझे तो सही आंसर इसका D लग रहा है। तो आपने पहले निकाल लिए कंपाउंड कौन है, एलिमेंट कौन है, मिक्सचर कौन है, और उसके बाद आपने उसको ऑप्शंस में देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन इज करेक्ट। आइसोटोप किसे कहते हैं, पहले हम अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं चीज़ों को। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर डिफरेंट हो, जिसका यानी प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं। ऑप्शन ए, दे आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कोई डेफिनेशन ही नहीं है, और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। इसका मतलब है ऑप्शन ए गलत हो गया। दे आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, नॉट सेम, बी गलत हो गया। दे आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही कह रहा है, विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। द राइट आंसर इज सी। अच्छा क्यों, क्योंकि बेटा अगर एटम्स हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल पे। एक और चीज़ भी याद दिला दूं आपको मैं, आइसोटोप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, मासेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो दे आर एटम्स विद द सेम प्रोटॉन, बिल्कुल सही कह रहा है, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, बिल्कुल सही कह रहा है। अपने डाउट के लिए ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, हो सकता है हमने सही आंसर टिक ना किया हो। तो चलो चलते हैं जरा डी पे। दे आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी गलत हो गया। सो वी आर राइट, द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Which diagram shows a section of ionic lattice of sodium chloride? बच्चों वाला सवाल, सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ, क्लोराइड आयन सोडियम के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब आप देखो ऑप्शन बी में दो सोडियम एक साथ नजर आ रहे हैं, दो सोडियम एक साथ नजर आ रहे हैं, गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिएगा, क्लोराइड पे प्लस चार्ज लिखा हुआ है, जबकि क्लोराइड पे चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस। सोडियम पे क्या होना चाहिए, प्लस। सी गलत हो गया। इधर आ जाओ, सोडियम पे माइनस माइनस लिखा हुआ है और फिर से क्लोरीन पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। सो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ए। अब क्यों ए है जरा देखिएगा, हर पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। सो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द एक्वस लेड टू नाइट्रेट, ठीक है, वाइट पीपीटी फॉर्म्स ऑफ लेड टू क्लोराइड, PbCl2, PbCl2 इस फॉर्म, व्हाट इज आयोनिक इक्वेशन। तो सबसे पहला सवाल तो यह है, आयोनिक इक्वेशन कहते किसको। जब आप किसी मॉलिक्यूलर इक्वेशन में से स्पेक्टेटर आयंस हटा दें, कॉमन आयंस हटा दें, तो जो कुछ रिमेनिंग बचता है उसे हम लोग आयोनिक इक्वेशन कहते हैं। तो बेटा देख लो, इससे मिलेगा आपको लेड टू प्लस, इससे आपको मिलेगा क्लोराइड, तो ये बननी चाहिए लेड टू प्लस और टू क्लोराइड
गिव्स यू PbCl2। ये सॉलिड होगा और ये एक्वस और एक्वस होंगे। जब भी दो सॉल्यूशंस को मिलाने से एक सॉलिड बनता है तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और वाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो अब ये वाली इक्वेशन ढूंढ लेते हैं कहाँ है। द राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो स्पेक्टेटर आइंस अगर हटा दें तो ये बचेगी। तो हमारे पास व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच रो शोज a pair of molecules where molecular mass of compound X is exactly half that of compound Y। यानी इन सब के मासेस लिखो और फिर चेक करो किसमें X का मास Y का हाफ आ रहा है। चलो ये हो जाएगा। मैं ज़रा देखूं थोड़ा सा मुझे इसमें। अब ये क्वेश्चन आसान है लेकिन बस इसमें थोड़ा टाइम ज़ाया करने का मतलब एग्जामिनर का पर्पस क्या है, बच्चों का ज़रा टाइम ज़ाया करो। तो C3H8 यानी 12 × 3 + 8 44 और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ही होता है। ठीक है, ये हो गया 44 और इथेनॉइक एसिड 60 होता है। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकते, मुझे लग रहा है अलग अलग ही है। C2H2 दिस और ये है, ये 44 है, इसका हो जाएगा ये है C4H8O2। निकालूं ज़रा इसका। 12 × 4 + 8 + 32 88। वाओ, हो गया। ये देखो बेटा, एक्स ऑप्शन डी चेक कीजिएगा, फिट आ गया। चेक करना पड़ेगा, मैंने कहा ना मुश्किल नहीं है लेकिन इसमें थोड़ी सी थोड़ा टाइम ज़ाया करने वाला है। एक्स का मॉलिक्यूलर मास है 44 और वाई का मॉलिक्यूलर मास है 88। तो एक्स का मास वाई से एग्जैक्टली हाफ है, यही तो पूछ रहा है। राइट आंसर इज डी, यानी मॉलिक्यूलर मास निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस एलिमेंट X2। किसी भी गैस के वॉल्यूम के लिए आप उसके मोल्स और मोल्स के लिए आप उसका वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। हम इन केस ऑफ गैसेस वॉल्यूम और मोल इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेशो गैसेस के मोल्स में होता है वही रेशो गैसेस के वॉल्यूम में भी होता है। तो अगर ये कहता है वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस X2 तो मैं उसे कह सकता हूँ वन मोल्स ऑफ गैसियस X2, ऐसे कह सकता हूँ। एक ही बात है। आगे देखिएगा, कंबाइन विद एन इक्वल वॉल्यूम यानी वन वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन, यानी ये भी वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। गिव्स हाइड्रोजन टू फॉर्म टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस हाइड्राइड, यानी 2 मोल्स ऑफ गैसियस हाइड्राइड देगा, ये 2 मोल्स देगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स? तो निकाल लेते हैं। मुझे यकीन है अगर आप यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। अब यहाँ पे आप एक एक फॉर्मूला रखते रहें और चेक करें बैलेंस कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ रखता हूँ H2X तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दोबारा देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑप्शन बी 2HX, चेक करें। 1 मोल ऑफ X2 1 मोल ऑफ H2 गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ HX, क्या ये बैलेंस्ड है? यस है। राइट आंसर इज बी बेटा। ठीक है, बस इसमें ट्रिक सिर्फ ये थी कि जो वॉल्यूम का वर्ड उसने यूज़ किया है उसको में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर व्हाट इज इन वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब मोल, सिंपल मोल। आप गैसेस के केस में ये सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच रिएक्शन वुड प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर? मासेस आपको दिए हुए हैं, वॉल्यूम पूछ रहा है, करना पड़ेगा। इसमें भी देखो अगेन मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम ज़ाया होगा इसमें। ऑप्शन ए को चेक कीजिएगा। बर्निंग 1 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन का मास 12 होता है। ठीक है, तो मैं वर्किंग कर लेता हूँ। 12 ग्राम
1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है आरटीपी पे बेटा, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, तो ये हो जाएगा 2 DM क्यूब। ऑप्शन बी पे आइएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100, ये दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो बेटा 100 गिव्स यू 1 मोल, 1 मोल का मतलब 24 DM क्यूब, तो 10 गिव्स यू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2.4 DM क्यूब, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी पे आते हैं, 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है 106, ठीक है, और ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कहेंगे 106 ग्राम से बन रही है 24 DM क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा 10 से मिलेगी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, तो 10 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 106, ये आंसर आ गया 2.26, 2.26 डेसीमीटर क्यूब। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, एडिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर DM क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। देखो V दिया हुआ है, C दिया हुआ है, यानी मोल्स दिए हुए हैं, तो N बराबर होगा C इंटू वी के, 1 इंटू 0.05, तो 0.05 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिए हुए हैं। 1:1 का रेशो है, 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी 24 DM क्यूब प्रोड्यूस हो रही है, तो 0.05 से होगी एक्स, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.05, बेटा ये आ गया मेरे पास 1.2 DM क्यूब। अब बताओ सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किस केस में प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट केस में। द राइट आंसर मस्ट बी द बी। आपने चेक किया, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी वर्किंग है थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, chrome alum is a common name of salt which has the formula CrKSO4 taken twice. What is percentage by mass of chromium in chrome alum? बेटा तो सबसे पहले इसका टोटल मास निकाल लूँ आपके लिए, K और SO4 taken twice, ये होता है 96, 96 इंटू 2, ये होता है 39, और ये होता है 52। पीरियोडिक टेबल गिवन होता है, वहाँ से देख सकते हैं आप, यही होगा आंसर। पहले मैं टोटल मास निकाल लूँ कितना आ रहा है, ठीक है। 52 प्लस 39 प्लस 96 इंटू 2, बेटा ये आ रहा है 283। अब आपसे वो क्रोमियम की परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 52 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 283, तो 52 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 283, ये आ गया मेरे पास 18.4, 18.37, 18.37% है, तो मैं इसे 18.4 ले सकता हूँ क्रोमियम की परसेंटेज। ऑप्शन बी मुझे नज़र आ रहा है 18.4 में बेटा। आसान सवाल था, सिंपल सी वर्किंग थी। The equation shows the production of iron by reduction of iron 3 oxide, ठीक है। 80 tons of iron 3 oxide produces 50 tons of iron। आपको मैंने क्लास में भी ये बात कई दफ़ा बताई है कि अगर आपका क्वेश्चन और आपके आंसर दोनों के यूनिट सेम हो तो आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड, ठीक है, तो टन्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। चेक करें कैसे, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 और आयरन, ये इन दोनों से रिलेटेड, मैं ज़रा इसका मास निकाल लूँ पहले। Fe2O3 और आयरन का मास 56 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, 56 इंटू
प्लस 16 इंटू 3 160, इसका मास है 160, यानी टोटल आयरन 3 ऑक्साइड का मास है 160 और ये हो जाएगा 56 इंटू 2, यानी कि 56 इंटू 112 तो 60 गिव्स यू 112, इसने कितना दिया हुआ है 80 विल गिव्स यू द एक्स। जाहिर बात है ये हाफ किया है तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। 56 टन्स, 80 टन्स। अब आप परसेंटेज यील्ड निकाल लें बेटा, कितना प्रोड्यूस हुआ है 50, होना कितना चाहिए था 56, कैसे निकालोगे परसेंटेज? आप कहेंगे 50 अपॉन 56 इंटू 100, मैंने किया 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56, 89.28, 89.28 आ रहा है, यानी 89 ही आ रहा है अराउंड। तो डी आंसर होना चाहिए बेटा। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। Aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrode। अब आप सोचें, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है। तो आपको एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस की नॉलेज होनी चाहिए जो आपको क्लास में कराई गई है, ठीक है। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस? मास ऑफ एनोड, मास ऑफ कैथोड, कलर। तो ऑप्शन देखने से पहले अपनी नॉलेज यूज करो। इन एवरी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस एनोड डिसॉल्व, तो मास ऑफ एनोड कम होगा, पहली बात, डिक्रीज करेगा। कैथोड पे डिपोजिशन होगी, वो इंक्रीज करेगा। कलर में कोई चेंज नहीं आता एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में, क्योंकि जितने आयन डिपॉजिट हो रहे हैं उतने आयन सॉल्यूशन में आ भी रहे हैं। तो मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस, आप चेक करें डिक्रीजेस का ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह दिया, सी। अब जिस बच्चे को नॉलेज होगी वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अब सोचें सी क्यों सही है, आगे बताते। एनोड डिक्रीज होगा, यस। कैथोड इंक्रीज होगा, यस। सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू रहेगा, यस। व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज। आई होप इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है बेटा, और 2HCl है, ठीक है। ये हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 436, क्लोरीन की दी हुई है 242 और HCl की दी हुई है 431 इंटू 2 हो जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 436 प्लस 242 बेटा, ये हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस 678। अब बच्चे पूछेंगे सर आपने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, इसलिए प्लस लगाया। दूसरा देखिएगा बेटा, 2 इंटू 431, ये है बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज, तो ये -862 है। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है बेटा। तो अब देखिए इंथैल्पी चेंज कैसे आएगा। 678 माइनस 862, ये आ रहा है -184। ये रहा ऑप्शन बी, -184 आंसर। क्लास में भी आपको इसकी प्रैक्टिस कराई है, आई होप ये आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एज शोन, ठीक है। द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज, पानी, अभी यहां से लिया, कोई बात नहीं, साफ कर। अच्छा,
द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज +66। इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है +66, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे बोलता है इफ 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 moles ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज। अच्छा पहले देखें, अगर 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो इंथैल्पी चेंज है +66। वो कह रहा है कि अगर ये 2 मोल्स हो और ये भी 2 मोल्स हो तो कितनी होगी। मेरा एक सवाल है, क्या 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कर देने से और ऑक्सीजन को 2 मोल्स रख देने से नाइट्रोजन एक्सेस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन कितनी चाहिए? 1 मोल। आपने कितनी दे दी है? 2 मोल्स। तो क्या एक्सेस को बढ़ाने से, यानी एक चीज़ को एक्सेस कर देने से इंथैल्पी चेंज पे फर्क पड़ता है? जी नहीं। जैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, इसी तरीके से इंथैल्पी चेंज भी लिमिटिंग पे डिपेंड करती है। यानी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ऑक्सीजन तो चेंज ही नहीं हुआ। तो जब ऑक्सीजन नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब है इंथैल्पी चेंज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है। ऊपर वाली यानी जब जब आपने 1:2 का रेशो यूज़ किया था तो +66 था, तो अगर आप 2:2 यूज़ करेंगे अब भी +66 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और लिमिटिंग रिएक्टेंट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इंथैल्पी चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा ये नसीहत याद रखिएगा, जैसे आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग से निकालते हैं वैसे ही इंथैल्पी चेंज भी लिमिटिंग से ही निकलती है। ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस कैन अकर इन सब्सटेंस। देखो याद रखिएगा, फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, इलेक्ट्रॉन का लेना देना ना हो। और केमिकल चेंजेस का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो, इलेक्ट्रॉन शेयर हो, ट्रांसफ़र हो, वगैरह वगैरह। आगे क्या बोलता है, विच प्रोसेस डिस्क्राइब द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। अब आप सोचो, मीथेन के कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करो तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? सॉरी, कभी कभी ना ये मुझे तंग करता है, कोई बात नहीं। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं आपसे ये कह रहा था बेटा कि क्या मीथेन मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके बॉन्ड्स तोड़ें तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें है? हाँ है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे आपने उन्हें अलग अलग कर दिया, उन्हें ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है ये केमिकल चेंज है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ केमिकल चेंज। आगे देखिएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल वाटर के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करोगे तो वाटर लिक्विड से कहाँ चला जाएगा? गैस में। और अगर आप लिक्विड के लिक्विड वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर दो तो वो सॉलिड आइस बन जाएगा। तो क्या ये केमिकल चेंज हुआ? जी नहीं, फिजिकल चेंज हुआ। तो ये गलत हो गया। आयोनिक बॉन्ड्स इन सोडियम क्लोराइड लेटिस आर ब्रोकन। अब आप सोचो, लेटिस के अंदर भी सोडियम क्लोराइड आयन थे, जब आप ब्रेक करेंगे तो भी आयन्स ही रहेंगे। तो मेल्ट हो रहा है ना, ये मेल्टिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टी नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रास, कॉपर और जिंक मिक्स करोगे तो ये आपस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, मिक्सचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। सो व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी इन दीज 4 ऑप्शंस? राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ। क्या कहता है बेटा? टू methods used by students to measure the rate of reaction, ठीक है,
are disappearing cross method and loss of mass। आपको याद होगा हमने एक एटीपी में एक रिएक्शन भी पढ़ा था और हमने रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि आप क्रॉस या फ्लास्क के बाहर की तरफ एक क्रॉस लगा देते हैं या एक पेपर पे क्रॉस रख के लिख के उसके ऊपर फ्लास्क रख देते हैं और उसे देखते रहते हैं और चेक करते हैं कि कितनी देर में क्रॉस क्रॉस डिसअपीयर हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। एक आपने और तरीका किया था जिसमें आपने फ्लास्क के अंदर जो है वो यहाँ पे कंटेंट्स डाले और उसमें से गैस रिलीज हो रही थी और जब गैस रिलीज होगी तो उसका मास ओवरऑल क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये लॉस इन मास मेथड है और ये आपका डिसअपीयरिंग क्रॉस मेथड है। तो हम इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बोलता क्या है। For disappearing cross method, the student measured time taken for reaction to go cloudy। ठीक है, ताकि वो नजर आना बंद हो जाए। For the loss of mass method, student measure the loss of mass over known time interval। ठीक है, ये भी सब उसी की इंफॉर्मेशन है। The rate of two reactions are investigated। अच्छा ठीक है, warmed aqueous silver nitrate क्लोरोब्यूटेन, इससे क्लोरो मिला यानी क्लोराइड मिला, इससे सिल्वर आयन मिला। तो आप सोचो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से मिलके क्या बना लेंगे, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड। आगे देखिए, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ठीक है, वन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सॉल्युबल, तो ठीक है, एंड इथेनॉल। ठीक है, एंड द अदर इज सिल्वर क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल इन इथेनॉल, यानी पीपीटी बनेगा। पीस ऑफ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। आगे क्या बोलता है, विच मेथड शुड बी यूज फॉर ईच रिएक्शन। ऊपर वाले में पीपीटी बन रहे हैं तो पीपीटी बनेंगे तो मुझे लगता है कि आप क्रॉस वाला मेथड यूज करें कि जैसे जैसे पीपीटी बनते जाएंगे क्रॉस डिसअपीयर होता जाएगा, राइट। और कैल्शियम कार्बोनेट में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो मास डिक्रीज करता जाएगा। तो हमें इसके लिए मास वाला मेथड और इसके लिए क्रॉस वाला मेथड यूज करना चाहिए। रिएक्शन 1 के लिए क्रॉस वाला, डिसअपीयरिंग क्रॉस वाला, और रिएक्शन 2 के लिए लॉस इन मास वाला। तो बेटा रिएक्शन 1 के लिए डिसअपीयरिंग क्रॉस तो मैं सी और डी हटा दूं, और रिएक्शन 2 के लिए लॉस इन मास ये रहा बेटा, लॉस इन मास। तो बेस्ट मेथड इनके लिए क्या हो गया, बी। तो रिएक्शन 1 की रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप डिसअपीयरिंग क्रॉस वाला मेथड यूज कर सकते हैं और रिएक्शन 2 का रेट डिटरमाइन करने के लिए आप लॉस इन मास यूज कर सकते हैं। बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूं। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रिएक्टेंट बोथ इन हैबर प्रोसेस, सही कह रहा है, अमोनिया बनाने के लिए, और एडिशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन यानी अल्केन बनाने के लिए। विच रो इज करेक्ट, कैटलिस्ट पूछ रहा है इन द हैबर प्रोसेस, आयरन होता है। तो सी गलत, डी गलत, इनमें से कोई एक आंसर है। आगे देखें, प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन, प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन में हाइड्रोजन डालो तो क्या बनता है, अल्केन। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्लोरीन रिएक्ट्स विद आयरन टू आयंस। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। ओके, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज। सोचो जीरो से माइनस में जाए तो क्या होता है, रिडक्शन। वो कह रहा है ऑक्सीडाइज, गलत बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्लोराइड आयंस आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टू भी गलत हो गया बेटा। ऑप्शन सी पे आइएगा, कहता है आयरन टू आयंस हैव गेन्ड इलेक्ट्रॉन। सोचो +2 से +3 में गया है तो इलेक्ट्रॉन गेन किए, लूज किए, लूज किए, ऑक्सीडाइज हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन रह गया, डी। अब चेक करते हैं क्यों सही है। आयरन थ्री आयंस आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन। यस भाई, जब 2+ से 3+ में जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, तो सही तो कह रहा है। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। A base will react with an ammonium salt to produce a gas that turns damp blue litmus paper red. सब कुछ सही था, एंड में गलत बोल दिया। कैसे? देखो बेटा, अमोनियम जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर और अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया इज अल्कलाइन गैस। अल्कलाइन गैस रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है, ब्लू को रेड नहीं करती। इसने उल्टा लिखा, इसका मतलब है ऑप्शन ए हटा दो, बी पे आओ। एडिंग अ बेस टू एन एसिड सॉल्यूशन विल इंक्रीज द पीएच। अब सोचो, जब आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर बेस डालेंगे तो एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा। हाँ, तो बेटा जब एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा तो पीएच क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यस और नो? तो इसका मतलब है ऑप्शन बी सही बोल रहा है। ठीक है, किसी एसिड में बेस डालोगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी तो एसिड की पीएच कम होती है, वो बढ़ती जाएगी। दैट्स इट। आगे अपनी अपनी समझ के लिए पढ़ लेते हैं ताकि डाउट खत्म हो जाए। हो सकता है हमने गलत आंसर चूज किया हो, कुछ और बेस्ट ऑप्शन हो। चलो चेक कर लेते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली बट नॉट अ बेस। ऑल एल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। And in a neutralization reaction, base donates a proton. Acid donates a proton, not base. एसिड किसे कहते हैं, प्रोटॉन डोनर को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूं बेटा। इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री ऑक्साइड्स क्यू आर टी इज गिवन। क्यू रिएक्ट्स विद dilute sulfuric acid to form salt and water। इसका मतलब ये हुआ Q is a base, क्योंकि एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर कौन देता है, बेस। आर रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब है आर हो गया एम्फोटेरिक, रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड एल्कलीज। टी रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है वो क्या हो गया, एसिड हो गया। इसका मतलब Q इज बेस, R इज एम्फोटेरिक, T इज एसिड। तो बेस एम्फोटेरिक एसिड, using only this information, which row correctly classify these oxides। तो बेस एम्फोटेरिक एसिड चेक करें कहाँ लिखा हुआ है, बेस एम्फोटेरिक एसिड, ये रहा बेटा। चेक करें, बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूँ। विच डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज करेक्ट। हाइड्रेटेड का मतलब होता है विच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे चलें, कहता है ऑप्शन ए में अ हाइड्रेटेड सब्सटेंस इज अ सॉल्यूबल आयोनिक कंपाउंड सच एज बेरियम सल्फेट। पहली बात तो रेलिवेंट नहीं है, दूसरी बात बेरियम सल्फेट सॉल्युबल ही नहीं होता। ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड ग्रुप 2 फ्रॉम कैल्शियम टू डाउनवर्ड। तो बेरियम सल्फेट तो वाइट पीपीटी होता है, तो इरेलीवेंट भी है और गलत भी है। आगे चलिए। A hydrated substance is an ionic compound that contains no water। अल्लाह भाई, that contains water, water ऑक्सीडेशन होंगे ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत बोल रहा है। A hydrated substance is one that is chemically combined with hydrogen. No, that is chemically combined with water, not hydrogen. Water of crystallization है ना, सी गलत हो गया। डी पे आ जाओ। A hydrated substance is one that is chemically combined with water। Yes, the right answer is, जैसे हम लोग लिखते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O।
आपको याद होगा क्लास में मैं आपको एक नसीहत करता था इस बात पे कि यार ये जो डॉट के साथ दो कंपाउंड्स दिए होते हैं ये पूरा एज अ होल वन कंपाउंड कंसीडर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ बेटा। अ स्टूडेंट हैज़ 5 reagents, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर टू कार्बोनेट। हाउ मेनी soluble salts कैन बी prepared बाय these 5 reagents? ओके, चलो देखो सुनो, ये सब तो एसिड्स हैं, ठीक है बेटा, और ये दोनों जिनके साथ रिएक्ट करके एसिड सॉल्ट बना सकते हैं। अब आप सोचो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा? सॉल्ट। आप कहेंगे सर कैल्शियम क्लोराइड। कॉपर टू कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा? कॉपर क्लोराइड। दो हो गए सॉल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराओ सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और कॉपर टू कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा। अब आ जाओ नाइट्रिक एसिड के लिए। नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ तो सॉल्ट क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरीके से कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बेटा। अब वो पूछ रहा है सॉल्युबल कितने हैं, तो बेटा कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल, ठीक है। तो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होगा तो टोटल सॉल्युबल सॉल्ट्स कितने हो गए? 5। कैल्शियम सल्फेट क्यों इनसॉल्युबल होगा? आपको याद होगा सॉल्युबिलिटी का पॉइंट, ऑल सल्फेट्स आर वाटर soluble except lead and group 2 from calcium to downward। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। द टेबल शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। ये है एटॉमिक नंबर 9 यानी कि ये फ्लोरीन होगा और ये फॉस्फोरस होगा बेटा, ये पोटेशियम होगा और ये ब्रोमीन होगा, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल गिवन है उससे देख लें। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? W and Z are in the same group. W and Z, fluorine or bromine, are in the same group. Yes, they are halogen. Right answer is A बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता, मतलब बाकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बट आई डोंट थिंक सो कोई मसला होगा इसमें। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 and the reasons of these properties are shown। which row shows the property and the reason of this? यानी दोनों चीज़ें देखनी है, ठीक है। A, all the elements exist as diatomic molecule ग्रुप 7 में, yes बिल्कुल सही कह रहा है। आगे देखिए, each atom has 7 electron in outer shell, बिल्कुल सही बोला। and can share a pair of electron, yes। डायटोमिक में जैसे फॉर एग्जांपल बेटा फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में। तो ऑप्शन ए सही बोल रहा है। अच्छा, थोड़ा डाउट हो रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल, जी नहीं, दे आर नॉन मेटल हेलोजन, गलत हो गया। आयोडीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, जी नहीं, आयोडीन नीचे है ब्रोमीन ऊपर है, आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ब्रोमीन आयोडाइड को आयोडीन में डिस्प्लेस कर सकता। डी पे आते तो बी गलत, सी गलत, डी पे आ जाओ। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द ग्रुप डिसेंडेड, सही बोल रहा है। ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। अब इसकी रीजन देखिएगा, एज द ग्रुप इज डिसेंडेड इट बिकम्स हार्डर टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके कोवेलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं? जी नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत हुआ। व्हाट्स राइट आंसर? द राइट आंसर इज अगेन ए। तो कभी भी अगर आपको अपने किसी ऑप्शन पे डाउट हो रहा हो, कोई बात नहीं, आप उसके और आंसर्स पढ़ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 25, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स अ मेटल दैट हैज रिलेटिवली लो डेंसिटी, ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है, दोनों बातें सही हैं।
विच प्रॉपर्टी अप्लाई टू एल्यूमिनियम? बोथ। एल्यूमिनियम की डेंसिटी भी कम होती है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन भी होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। दोनों सही है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। विच डायग्राम रिप्रेजेंट एन एलॉय? मिक्सचर ऑफ मेटल्स या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? तो बेटा ये ग्रेफाइट है, ये कोई प्योर मेटल है, सही है, या प्योर सब्सटेंस है, ये डायमंड है, तो ये सब तो प्योर हो गए, तो गलत गलत। देखो इसमें ये देखो बीच में डिफरेंट साइज के एटम्स लगे हुए, तो एलॉय मोस्ट प्रोबेबली शेप ऐसी ही होगी उसकी। 26 का डी। A small piece of metal is added to large beaker of water. A vigorous reaction occurs. Okay. When the reaction stops, a few drops of litmus are added to the solution. What is metal and which color of the solution after litmus? तो दो बातें हो गई। पहली बात तो यह है vigorous reaction बोल रहा है, तो बेटा मैग्नीशियम और कैल्शियम में मोर रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम। तो मैग्नीशियम वाले ऑप्शंस तो हटा दो, इसका मतलब है कैल्शियम का रिएक्शन विगरस है। अब आते हैं लिटमस पे। देखो बेटा लिटमस के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, विब की ओर जो है ना इसे रिवर्स लिखा करो, ये 0 और ये 14 और ये 7। अब आप सोचो अगर कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये क्या है? बेस या एल्कली है। इसका मतलब है इसका कलर यहाँ कहीं होगा, ब्लू या इंडिगो होगा। तो आप चेक करें कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर इज ए बेटा। तो जो लिटमस होता है या जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है दोनों के केसेस में, ठीक है, आपने कलर को याद रखना है, वो आसान तरीका होता है। कभी कभी यही वाला सवाल यूनिवर्सल इंडिकेटर से पूछ लेता है, तो उसमें आप रिवर्स उसमें देखा करें, ठीक है। और मुझे यकीन है कि आपको इंडिकेटर्स के कलर याद होंगे, सही है। तो लिटमस एसिड में रेड और बेस में ब्लू होता है, ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सल जो होता है बेटा वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रेड दे रहा होगा, और अगर बेस होगा तो वो ब्लू या इंडिगो दे रहा होता है, ब्लू या फिर इंडिगो कलर दे रहा होता है। ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, तो मुझे उम्मीद है आप याद रख लेंगे इसको। ये तो रेड कलर एसिड में होता है, नॉट बेस में। हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? बेस प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर मस्ट बी द ए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूँ। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द आयरन विद अनदर मेटल। अब सोचो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई कोटिंग विद जिंक इज मोर इफेक्टिव? अच्छा, अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट पर जिंक की कोटिंग कर दें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है? जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक अगर कहीं से ये निकल भी जाए तो भी रस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए तो छोटा सा एक पीस भी बहुत होता है, अटैच कर दो बस, खत्म बात। तो विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई कोटिंग विद जिंक इज मोर इफेक्टिव देन पेंटिंग? ओके, ऑप्शन ए, if the coating is damaged, zinc corrode instead of iron। corrode का मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। sacrificial protection की definition क्या है? the process in which more reactive metal oxidizes first in preference of less reactive। so what is the correct answer? the right answer is A। तो अगर ये coating damage भी हो जाए तो भी आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। क्यों? जब तक जिंक का कांटेक्ट रहेगा आयरन के साथ, आयरन की प्रोटेक्शन होती रहेगी। सो व्हाट्स द राइट आंसर? आंसर इज ए। अपनी समझ के लिए बाकी पढ़ लेते हैं। जैसे आयरन इज अबव जिंक इन रिएक्टिविटी सीरीज। आयरन इज नॉट अबव जिंक इन रिएक्टिविटी सीरीज, गलत बोल रहा है।
आगे आओ, उसके बाद बोल रहा है ये गलत हो गया। जिंक डज नॉट रिएक्ट विद एयर और वाटर। जिंक रिएक्ट विद एयर, बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं कर सकता, रखता है रिएक्ट। जिंक फॉर्म एन अनरिएक्टिव एलॉय कोटिंग विद आयरन। नहीं, वो जो अनरिएक्टिव कोटिंग होती है वो बेसिकली उसकी होती है आपकी एल्यूमिनियम की। और दूसरी बात ये, इसका एलॉय से कोई ताल्लुक नहीं है, जिंक फॉर्म एंड अनरिएक्टिव एलॉय कोटिंग। एलॉय कोटिंग तो अलग चीज़ होती है, और जो कोटिंग बनती है वो बेसिकली ऑक्साइड्स की होती है, और वो भी प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम के लिए होती है, इसके लिए तो होती ही नहीं, तो रिलेवेंट बात नहीं है। ठीक है, रिलेवेंट नहीं है। कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें इरेलीवेंट होती हैं, तो ये इरेलीवेंट है। व्हाट्स राइट आंसर? आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। द लिस्ट शोज द पोजीशन ऑफ मेटल एक्स इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, वैसे तो आप खुद भी निकाल सकते हैं कि आयरन के बाद है और कॉपर से पहले है। ठीक है, ओके। विच मेथड कुड बी यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल एक्स? अब आप सोचो, आपको याद है ना, यहाँ कार्बन आता है इस जगह पे एल्यूमिनियम के बाद, तो एल्यूमिनियम तक के मेटल्स को आप इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एल्यूमिनियम के बाद आप उन्हें कार्बन के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो आ जाएं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉलिड मेटल ऑक्साइड। सबसे पहली बात तो ये है, क्या सॉलिड मेटल ऑक्साइड आयोनिक होता है? होता है। आयोनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है सॉलिड में? नहीं हो सकती। मेल्ट करके कर सकते हैं, सॉलिड में तो हो ही नहीं सकती। स्टेटमेंट ही गलत लिखा। हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की पोजीशन यहाँ है। हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद कॉपर, नहीं। लेस, मतलब ये यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो लेस रिएक्टिव किसी मोर रिएक्टिव को थोड़ी डिस्प्लेस कर सकता है, ये भी गलत। तो इसका मतलब है टू ओनली आंसर होना चाहिए। राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आता हूँ। विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज करेक्ट? Distillation is used to remove insoluble impurities insoluble impurities from domestic water supply। क्या डिस्टिलेशन से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं? जी नहीं। वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटी टर्न्स एनहाइडस कॉपर सल्फेट ब्लू। यस, एनहाइडस कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? वाइट। और वाटर क्या कर देगा? उसे ब्लू कर देगा। भले इम्प्योर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर चाहिए। ऑप्शन मुझे लग रहा है बी शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटी टर्न्स कोबाल्ट क्लोराइड ब्लू। उल्टा बोल रहा है, एक्चुअली ब्लू नहीं करता, बल्कि ब्लू से पिंक कर देता है वाटर। ये भी गलत हो गया। वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटी बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जी नहीं। इम्प्योरिटीज लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर्स द बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 पे नहीं होगा वाटर बॉयल, अगर इम्प्योरिटी है तो 100 से ज़्यादा पे होना चाहिए। डी भी गलत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज बी। बस एक बात याद रखिएगा, वाटर एनहाइडस कॉपर सल्फेट को वाइट से ब्लू करता है, और कोबाल्ट क्लोराइड को ब्लू से पिंक करता है। अब वो चाहे प्योर हो या इम्प्योर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। Some compounds that can be used as fertilizers are listed. Ammonium nitrate यानी NH4NO3, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, पोटेशियम फॉस्फेट यानी कि K3PO4, सोडियम फॉस्फेट यानी कि Na3PO4। द उसके बाद बोलता है, थ्री ऑफ द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ हैव द एटॉमिक सिंबल NPK। ये बात हमें पता भी है। हाउ मेनी ऑफ थ्री एलिमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंपाउंड? ओके भाई, इसमें नाइट्रोजन है, एक ही एलिमेंट है, इसमें नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, दो हो गए। इसमें पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है, तो दो हो गए। इसमें सिर्फ फास्फोरस है, एक।
जो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल एलिमेंट हैं वो अमोनियम नाइट्रेट में एक है, पोटेशियम नाइट्रेट में दो हैं, पोटेशियम फॉस्फेट में दो हैं और सोडियम फॉस्फेट में एक है। तो एक दो दो एक, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम फॉस्फेट तो सोडियम फॉस्फेट। तो आंसर होना चाहिए 1 1 2 2 1, 1 2 2 1। चेक करें, नज़र आ रहा है आपको 1 2 2 1, ये रहा 1 2 2 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज हैव बीन सजेस्टेड। ओके, विच रो इज करेक्ट? अच्छा, पहला लिखा हुआ है स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट रिड्यूस करना है तो रिडक्शन ऑफ रीन्यूएबल, ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ ना। वी शुड यूज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये तो सी और डी तो गलत हो गए। रिडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अच्छा देखो, लाइफ स्टॉक फार्मिंग से जो डंग बनता है, उससे काउ डंग जैसे, उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जाहिर बात है वो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस। तो ए और बी में से तो कोई एक आंसर है। अब चेक करते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। नीचे आए, स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। आपको एसिड रेन कम करनी है, कैसे करोगे? तो आप एसिडिक गैसेस को एटमॉस्फेयर में जाने से रोको। तो आप सोचो, क्या ट्रीज लगाने से एसिड रेन कम होगी? जी नहीं। लो सल्फर फ्यूल यूज़ करें तो होगी। क्यों? रीज़न सुने। क्योंकि जब आप लो सल्फर फ्यूल यूज़ करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी या कम प्रोड्यूस होगी। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली एसिड रेन भी कम हो जाएगी ना। दैट्स इट। इसलिए राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज करेक्ट? ऑर्गेनिक की नॉलेज होनी चाहिए। ईच मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपन 1 ऑल हैज़ 1 OH एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपन 2 ऑल हैज़ 2 OH। ये दोनों आइसोमर हैं। अगर आप 1 कार्बन पे OH लगाएंगे तो 1 ऑल बोलेंगे और 2 कार्बन पे लगाएंगे तो 2 ऑल बोलेंगे ना। ये थोड़ी है कि आप यूं करें तो यूं होगा और यूं करें तो यूं होगा, ऐसा नहीं है। आगे देखिएगा, ऑक्टेन एंड डीकेन आर इन होमोलोगस सीरीज। बिल्कुल सही है। एन और एन होमोलोगस सीरीज है में है। सीरीज ऑफ द जनरल फार्मूला CnH2n नहीं, क्योंकि ये दोनों अल्केन है ना, जबकि CnH2n प्लस CnH2n किसका जनरल फार्मूला है? अल्कीन का। जबकि ये क्या है? अल्केन। तो ये इनका जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n+2। तो ये भी गलत हो गया। सी पे आए, द एस्टर ब्यूटाइल ब्यूटानोएट हैज 8 कार्बन। यस, ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4। और फिर ब्यूट आ जाए तो क्या मतलब हो गया? 4। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। उसके बाद आगे देख लेते हैं अपने ऑप्शन। हो सकता है ना कभी कभी डाउट होता है, पता नहीं सही पढ़ा नहीं पढ़ा मैंने। आगे देख लो, द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस। जी नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस। तो ऑप्शन डी भी गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of petroleum, different fractions are obtained at the top and bottom of the fractionating column। ठीक है, top और bottom। Which property does the fraction obtain at the top of the fractionating column? जो सबसे ऊपर बनते हैं वो कौन से होते हैं? जिनका melting boiling point lower होता है। Have compared with the fraction at the bottom। ठीक है, हमें सिर्फ ऊपर वाले बताने हैं। सही है। डू दे हैव हायर विस्कोसिटी, यानी थिकनेस ज़्यादा होती है? जी नहीं। डू दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट? यस। डू दे हैव लोअर वोलाटाइलिटी, यानी उनकी वोलाटाइलिटी कम है, वो वोलाटाइल नहीं होते,
वो सॉलिड होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है? नो, दे आर मोर वोलेटाइल, क्योंकि टॉप पे अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे तो ज़्यादा वोलेटाइल होंगे ना, जल्दी उड़ जाएंगे। डू दे हैव शॉर्टर चेन लेंथ? यस, उनके ऊपर से नीचे आते हुए लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होती है। तो जो टॉप वाले हैं उनके लिए ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 2 और 4 वाली। राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। A chlorine atom can replace hydrogen atom in a molecule of butane to form chlorobutane, ठीक है? How many different structural isomers of chlorobutane can be formed? देखो बेटा, पहले तो ब्यूटेन बना लो। ये देखो 1 2 3 4, ये है ब्यूटेन, ठीक है? अब आप सोचो, अगर मैं क्लोरीन यहाँ लगा दूं या मैं क्लोरीन यहाँ लगा दूं, एक ही बात होगी। सही है, एक क्लोरीन हटाना है तो दोनों एक ही कंसीडर होंगे, यानी एक क्लोरीन यहाँ लगा दो या फिर यहाँ लगा दो, इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो, एक ही बात है। इसी तरीके से एक चीज़ और समझाता हूँ, वो देखिए 1 2 3 4 बेटा, अगर मैं क्लोरीन यहाँ लगा दूँ या फिर मैं क्लोरीन यहाँ लगा दूँ, एक ही बात है, ठीक है? तो ये एक ही कंपाउंड कंसीडर होंगे ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं? 2। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आई होगी तो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। कहाँ करूँ, जगह भी तो नहीं है, यहाँ कर देता हूँ, ज़रा देखिएगा। 1 2 3 4, मैंने यहाँ लगाया Cl, 1 2 3 4 यहाँ लगाया Cl, एक ही बात है। दोबारा सुनिए, 1 2 3 4 यहाँ लगाया Cl, 1 2 3 4 यहाँ लगाया Cl, एक ही बात है, ठीक है? मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई, और मैंने बहुत डिटेल से आपको आइसोमेरिज्म में ये चीज़ें समझाई हैं। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है वहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। दो ही बनेंगे इसके टोटल आइसोमर। Two statements are shown. When ethanol is made from glucose by fermentation, each glucose molecule produces 3 molecules of ethanol. जी नहीं, 2 molecules of ethanol. याद है ना? तो ये तो गलत बोल रहा है। When ethanoic acid is made from ethanol, ठीक है? Ethanol acts as an oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो KMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है। अल्कोहल तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है और किस में जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो व्हाट इज द रूल ऑफ इथेनॉल? इज रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों गलत बोल रहा है। विच रो अबाउट दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। विच स्टेटमेंट अबाउट which row about these statement is correct? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही रॉन्ग है बेटा, मतलब नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 भी गलत, स्टेटमेंट 2 भी गलत, दोनों फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। पॉलीमर X इज एन एडिशन पॉलीमर, ठीक है? द मोनोमर यूज टू मेक X इज ब्यूट 1ene। पहले मैं बना लूं, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट 1ene। इससे आपने बनाया पॉलीमर, ये देखिए ये ऐसे बनेगा, आपको याद है ना? C2H5 कर लो या फिर CH2CH3 लिख लो, ये बनेगा पॉलीमर। क्लास में भी बनाया, ठीक है? तो ये हो गया X। आगे क्या बोलता है? पॉलीमर Y इज कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है? द मोनोमर यूज टू मेक Y इज दिस एल्कोहल, ये डायोल है बेटा, और ये डाइओइक है, गौर से देखें। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर, तो ये बनाएगा पॉलीएस्टर। तो Y इज पॉलीएस्टर और X इज दिस, ठीक है? विच स्टेटमेंट अबाउट X एंड Y करेक्ट? अच्छा, पहले तो जो पॉलीअमाइड वाली चीज़ें उन्हें हटा दूं, पॉलीअमाइड पॉलीअमाइड, ऑप्शन ए हटा दो, ऑप्शन सी हटा दो, क्योंकि पॉलीअमाइड नहीं बनेगा, पॉलीएस्टर बनेगा। अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से बनता है।
द रिपीट यूनिट ऑफ एक्स इज दिस, ठीक है, और द वाई इज दिस। अब चेक करो बेटा, क्या रिपीट यूनिट ये है? इसका गौर से देखें, तुमको लग रहा है ये बल्कि इसका रिपीट यूनिट तो ये है CH2CH और C2H5, ये होना चाहिए रिपीट यूनिट। तो ये भी गलत हो गया, डी पे रह जाते हैं। CH2CH, देखो गौर से देखो, CH2CH और साथ में क्या लगा हुआ है? C2H5, ये रहा। राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखिएगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, अ फिल्ट्रेट इज अ सब्सटेंस दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर। जी नहीं, वो नीचे आ जाता है, ए गलत हो गया। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, बी गलत। A solution is a compound produces when solute react with the solvent. Solution is a mixture. आगे आओ, a substance that remains in the heated flask after distillation, यानी आपने सब कुछ evaporate कर दिया तो जो कुछ बचता है is called residue. Yes, सही है, आपने इसको हीट किया किया किया, सारा सॉल्वेंट एवोपरेट कर दिया, जो जो रिमेनिंग बचेगा उसे क्या बोलेंगे? रेजिड्यू। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द डायग्राम शोज अ क्रोमेटोग्राम, ठीक है, विच स्पॉट हैज RF वैल्यू दिस। देखो 0.75 है तो आधे से तो ऊपर होगा, मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली C शुड बी द राइट आंसर। अब कैसे, मैं बताता हूँ, ज़रा देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है? 7 और 8। तो बेटा 6 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पॉट अपॉन सॉल्वेंट फ्रंट, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8, 0.75 आंसर। देखा, मुझे लगा था ना C आंसर होना चाहिए, क्योंकि 0.75 है ना, तो मतलब 0.5 से ऊपर का मतलब आधे से ऊपर में गया हुआ है। तो RF वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्पॉट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट। लास्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट्स ऑफ सम टेस्ट ऑन पोल्यूटेड रिवर वाटर आर शोन, ठीक है, रिएजेंट दिया हुआ है, ऑब्जर्व। अब देखो ये आपने टेस्ट फॉर आइन वाला सवाल आ गया, ठीक है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, वाइट PPT मिले तो, और प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो गए गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन, तो एल्यूमिनियम हो सकता है और जिंक हो सकता है, ठीक है। कैल्शियम तो डिजॉल्व भी नहीं होता। अब नीचे देखिए, एक्वस अमोनिया के साथ वाइट PPT बने, दोनों के बनते हैं, नो फर्दर चेंज, इसका मतलब वाइट PPT डिजॉल्व नहीं हुए। जिंक होता तो डिजॉल्व हो जाते हैं, एल्यूमिनियम के डिजॉल्व नहीं होते, इसका मतलब है वो आयन कौन सा है? एल्यूमिनियम 3+। द राइट आंसर मस्ट बी द ए। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।